एक दफा का जिक्र है, एक शख्स जिसका नाम तजार बिन मात था, इसके 4 बेटे थे, मजर, रबिया, अयाद और इनमार। जब तजार का इंतकाल होने लगा तो इसने अपना माल 4 बेटों में तकसीम कर दिया। इस शख्स ने 4 बेटों को बुलाकर ये कहा कि जो सुर्ख टोपी है या इस किस्म का जो भी माल हो वो मजर के लिए, ये काली ददली जो इसके मुशाबे माल हो वो रबिया का है, ये नौकर वगैरह और जो इस जैसा माल हो वो अयाद का हिस्सा है, थैली और ये नशिस्तगाह इनमार का हिस्सा है। शेख तजार ने वसीयत करते वक्त ये भी ताकीद की कि अगर तुमको किसी किस्म की पेचीदगी पेश आए या किसी मामला में झगड़ा होने लगे तो तुम फौरन आफी बिन जहाबी के पास जाकर फैसला करा देना। चुनाचे जब शेख तजार फौत हुए तो उन बेटों में इख्तिलाफ हो गया। आखिरकार उन्होंने शाह नजरान के पास मुकदमा लेकर जाने का फैसला किया। चुनाचे ये सब लोग जा रहे थे कि अचानक वज़र में देखा कि एक ऊंट घास चल रहा है, तो वज़र में कहा कि ये ऊंट तो काना है। रबिया ने कहा कि नहीं बल्कि टेढ़ा और सीने का पतला है। अयाद ने कहा नहीं तुम कटा है, और इनमार कहने लगा कि नहीं सिर्फ में दिखता है। बस वो थोड़ी दूर चले थे कि अचानक इनकी मुलाकात एक आदमी से हो गई, तो वो तमाम लोग इस आदमी से ऊंट के मुताबिक फैसला कराने लगे कि आखिर ऊंट कैसा है। सब ने अपनी अपनी राय बयान की। वज़र ने कहा कि मेरे नजदीक ऊंट काना है, तो इस आदमी ने कहा कि तुमने सही कहा है। फिर रबिया ने कहा कि मुझे वो ऊंट टेढ़ा और सीने का पतला मालूम होता है। फिर इस आदमी ने कहा कि ये भी सच है, और अयाद ने कहा कि भाई वो तो दुम कटा है, तो इस पर भी इस आदमी ने कहा कि ये भी सही है। इनबार कहने लगा कि वो तो सिर्फ बिदकता है, तो इस आदमी ने कहा कि ये भी ठीक है। ऊंट की तमाम औसाफ सुन कर लेने के बाद इस आदमी ने कहा कि भाइयों इन औसाफ का हामिल तो मेरा ऊंट है, तुम लोग मेरे ऊंट के मुतालिक बताओ कि आखिर तुमने इसे कहाँ देखा है। ये सुनते ही तमाम भाइयों ने फौरन कसम खाई कि हमने कोई ऊंट नहीं देखा। आखिरकार इन तमाम भाइयों के इनकार के बावजूद इस आदमी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो लोग नजरान आ पहुंचे और फिर सब के सब शायद चनाची वो शख्स जो इनकी तलाश में था, इसने बादशाह से अपील की कि इन लोगों ने मेरा ऊंट को देखा है, इसलिए उन्होंने मेरे कि वो साफ बयान की, लेकिन ये लोग इस ऊंट का पता नहीं मिलता तो वो कहाँ है। इतने में इन तमाम भाइयों ने कहा कि बादशाह सलामा हमने इस ऊंट को नहीं देखा। नजरान ने कहा कि तुम लोगों ने ऊंट को नहीं देखा तो इसकी औसाफ तुमने कैसे बयान की, तो इस आदमी के ऊंट में पाई जाती। चुनाचे भाइयों में से सबसे पहले मजर ने कहा कि मैंने ऊंट को इस तरह देखा कि वो अपनी एक जानब की घास छोड़कर चल रहा था, तो मैंने अंदाजा किया कि वो ऊंट खाना है। इसी तरह रबिया ने कहा कि मुझे ऊंट की एक पांव में नुक्स महसूस हुआ, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि इसने टेढ़े और सीने के पतला होने की बिना पर ये जुफ्ती करते वक्त पांव बेकार कर लिए। अयाद कहने लगा कि मैंने ऊंट की मेंगनियां यकजा पड़ी हुई देखी, तो मैं समझा कि वो दुम कटा है, कि अगर वो तुमदार होता तो दुम मारता तो इसकी मेंगनियां बिखरी होती। इनमार ने कहा कि ऊंट मैदान में चढ़ते हुए दहालदार जमीन की तरफ मुड़ गया। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वो भी दिखता है। चुनाचे शाह नजरान ने इस ऊंट के मालिक से कहा, भाई ये लोग तुम्हारे ऊंट को नहीं जानते, तुम जाओ और अपना ऊंट तलाश कर लो। फिर शाह नजरान ने इनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि आप लोग कौन हैं, मैं आप लोगों से वाकिफ नहीं हूँ। चुनाचे इन लोगों ने अपना तारफ कराया। ये सुनते ही शाह नजरान ने इन्हें खुशामदीद कहा और फरमाया कि भाई आप लोग वाकई मेरे पास जरूरत से तशरीफ लाए हैं, जैसे कि मैं इसे महसूस भी करता हूँ। फिर शाह नजरान ने इनकी ज़ियाफत की, यानी इनके खाने पीने का इंतजाम किया। चुनाचे इन लोगों ने खाना खाया। मजर ने तबसरा करते हुए कहा कि भाई आज की शराब बहुत उम्दा है, ऐसी शराब मैंने नहीं देखी, लेकिन काश की कब्रिस्तान की ना होती। इसी तरह रबिया ने कहा कि मैंने आज की तरह इतना बेहतरीन गोश्त नहीं खाया, बशर्ते कि जानवर को कुतिया का गोश्त, कुतिया का दूध न पिलाया गया। अयाद कहने लगा कि मैंने आज की तरह किसी आदमी को रात में ज्यादा चलने वाला नहीं देखा, और शर्तिया की अपने इस बाप का बेटा न होता जिसकी तरफ ये मंसूब है। इनबार ने कहा कि मैंने आज की तरह इतनी बेहतरीन रोटी नहीं खाई, बशर्ते कि इस आटे को हाइयाना मिलती। शाह नजरान ने इससे खबर दानिशमंदी का सबूत देते हुए अपना एक वकील इन लोगों के पास भेज दिया था
चुनाचे वो इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था। फिर इसने शाह नजलान को इन लोगों की सारी गुफ्तगू की इत्तला दी कि इन लोगों ने इस किस्म का तबसरा किया है। फिर शाह नजलान ने इनकी बातों की तहकीक के लिए शराब वाले को बुलाकर कहा कि तुमने कैसी शराब बनाई है, सही सही बताओ वाकया क्या है। तो इसने कहा कि वो शराब ऐसे अंगूर की बनाई हुई है जिसको तुम्हारे बाप की कब्र पर लगाया गया था। इन अंगूरों की तैयार करदा शराब हमने आपको इसलिए दी कि इससे अच्छी शराब हमारे पास नहीं थी। इसी तरह गोश्त वाले को बुलाकर पूछा कि तुमने कैसे गोश्त दिया है, सच बताओ क्या असल वाकया क्या है। तो इसने जवाब दिया कि मैंने आपको ऐसी बकरी का गोश्त काट कर दिया है जिसे हमने कुतिया का दूध पिलाया था और इससे मोटी बकरी हमारे पास गोश्त के लिए नहीं थी। फिर अफी ने घर में दाखिल होकर जिस बांदी ने रोटियां पकाई थी इसे पूछा कि तुमने कैसी रोटियां पकाई, हकीकत सही से इसने जवाब किया कि मैं इस वक्त हालत हेज में। फिर अफी ने अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होकर अपनी माँ से अपने बाप के मुताबिक पूछने वो कैसे थे। उनकी माँ ने बताया कि मैं इनसे पहले एक ऐसे बादशाह के निकाह में थी जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। मैंने बादशाह के इंतकाल के बाद किसी मैन के हाथ में सुल्तनत चले जाने के खौफ से ये काम किया कि ऐसे आदमी से सोबत कर ली जो बादशाह की खिदमत में पाया करता। तो फिर इससे औलाद पैदा हुई। जब अफी ने सारी तहकीक कर ली तो इसे इन लोगों की गुफ्तगू और तबसरे पर हैरत हुई। फिर इसने लोगों से मजीद इन तमाम हालात वाक़यात की वजाहत चाहिए कि आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ और तुम लोग इन हकायत पर कैसे पहुंच गए। चुनाचे सबसे पहले मजर में कहा कि दरअसल शराब की इस हकीकत से कि वो अंगूरों से बनाई गई है जिसे कपड़ों पर लगाया गया था, इसलिए मैं वाकिफ हो गया कि शराब की खासियत तो यह है कि शराब पीने के बाद तमाम किस्म के रंज और गम दूर हो जाते हैं, ज़हनी सुकून महसूस होता है। लेकिन ये शराब इसके बिल्कुल बरक्स है। जब हमने इसे पिया तो रंज और गम की कैफियत बजाय दूर होने के हमें इसका और ज्यादा एहसास होने लगा। रबिया ने कहा कि मैं गोश्त की हकीकत से कि वो एक ऐसी बकरी का है जिसने कुतिया का दूध पिया है इसलिए वाकिफ हो गया कि हर किस्म के गोश्त की ये खूबी है कि चर्बी गोश्त के ऊपर रहती है सवाए कुत्तों के गोश्त के कि इसकी चर्बी गोश्त के अंदर के हिस्सा में होती है। चुनाचे जब हमने ये गोश्त खाया तो तमाम गोश्त के बिल्कुल बरक्स कैफियत थी, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये किसी ऐसी बकरी का गोश्त मालूम होता है जैसे जिसे किसी कुतिया ने दूध पिलाया है। अयाद ने कहा कि इनके बाप की असलियत से मैं इसलिए वाकिफ हो गया कि उन्होंने जो खाना तैयार करा कर हमें भेज दिया है, लेकिन इसने खुद हमारे साथ नहीं खाया। तो इनकी तबीयत का अंदाजा लगाया कि इनके वालिद तो इस तरह नहीं थे और ना ही इनके ऐसे अखलाक थे। अनमार ने कहा कि हाइजा औरत की बनाई हुई रोटियों में से इसलिए वाकिफ हो गया कि जब रोटी के टुकड़े बना लिए जाते हैं तो खाते वक्त रेजा रेजा हो जाती है और यहाँ इसका हाल दूसरा था। तो मैंने अंदाजा लगाया कि किसी हाइजा इन्फाइटर वकील ने लोगों की गुफ्तगू और इख्तिशाफात से अफई को मुतला किया। तो अफई ने कहा कि ये लोग शैतान मजमून हैं। अफी इन सब की मौजूदगी में तशरीफ लाए और कहा कि भाइयों तुम लोगों का क्या काम क्या वक्ता पेश आया है बयान कर ताकि आप लोगों की आमद का मकसद मालूम हो जाए। चुनाचे उन्होंने अपना किस्सा बयान किया कि इनके बाप ने मरने के बाद इस किस्म की वसीयत की थी, लेकिन तरका की तकसीम के वक्त इख्तिलाफ पैदा हो गया है और बाप की ये भी ताकीद की थी कि अगर किसी मसला में कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो आपसे हल करवाया जाए। फिर इन लोगों ने अपने इख्तिलाफी मामला रखा तो अफी ने जवाब दिया कि जो माल सुर्ख टोपी के कबल से वो मजर का है, इसका मतलब यह है कि इनका हिस्सा में ऊंट वगैरह आ जाएंगी क्योंकि बाज और सुर्ख रंग की होती है। वह माल जो काली ददली और इसके मुशाबे हो वो रबिया का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि दीगर जानवर घोड़े वगैरह भी रबिया के हिस्सा में आ जाएंगे, इसलिए कि बाज घोड़े खाले होते हैं। जो माल खादिम के मिसल हो हयात का हिस्सा है, इसका मतलब यह है कि बाकी मवेशी जानवर हयात के हिस्सा में आ जाएंगे। थैली और ये नशिस्त का इनमार का हिस्सा है का मतलब यह है कि दराहिम और जमीन वगैरह इनमार का हिस्सा है। फैसला सुनकर चारों भाई अफी के पास से चले गए और अपना अपना माल अफी के फैसले के मुताबिक आपस में तकसीम कर